तो हेलो गुड मॉर्निंग टू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10वें अध्याय जिसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजना। इससे पहले हम लोग 9 अध्याय तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो लगातार देखते रहिए, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद यानी हेल्पफुल होगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि बहुउद्देशीय मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी कोई भी कार्य, कोई भी परियोजना जब बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इस चैप्टर में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ना है। जब नदियों को पर कोई ऐसे कार्य किए जाए जिसका बहुत सारे उद्देश्य हुए, जैसे कि नदियों पर बांध बनाने से एक तो बाढ़ का नियंत्रण हो जाएगा, दूसरा क्या होगा कि बिजली उत्पादन कर सकते हैं, तीसरा क्या होगा कि उससे नहर निकालकर जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और सिंचाई और खेती वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब नदियों पर बांध बनाया जा रहा है, ये परियोजना जो कार्य किया जा रहा है और इस कार्य की वजह से बहुत सारे इसका उद्देश्य हो गया, मतलब बहुत सारे इसमें उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, तब इसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। तो इसी तरह के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे लोग। सबसे पहले ऊपर में देखेंगे तो लिखा हुआ भारत की जो खेती है वो मानसूनी खेती है। एक्चुअली में क्या होता है कि भारत में जितनी भी कृषि है वो मानसून यानी बारिश पर डिपेंडेंट रहता है। बारिश बेहतर हुआ तो खेती भी बढ़िया, मतलब फसल भी बढ़िया, और नहीं बढ़िया हुआ तो बेकार हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ एक ड्रिप विधि और एक स्प्रिंकलर सिंचाई विधि। ठीक है, तो ये दोनों विधि के बारे में पिछले चैप्टर यानी जल संसाधन जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था। ड्रिप तंत्र विधि उस विधि कहेंगे जिसमें जल का काफ़ी ज़्यादा बचाव किया जा सकता है, जैसे कि उसमें क्या होता है कि बूंद बूंद करके पौधे पर पानी गिरती है। और स्प्रिंकलर विधि जो है ये क्या है, फुहारे की तरह पानी गिरती है। इसके बारे में डिटेल से मैं पिछले अध्याय में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। अब नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब लिखा है कि 2 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री ने एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाए हुए थे। ठीक है, आगे आएंगे, इस साइड में आएंगे तो इस साइड में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें पुराने अपडेटेड है। आप इसको करंट से अगर बाय द वे करंट में जब पढ़ाऊंगा तो चीज़ें दी गई हुई तो उसको डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि कुछ क्षेत्रफल का देखेंगे या प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सिंचित सिंचाई वाला जो क्षेत्र है वो पंजाब है। मतलब इसके 97.8% यानी 97.8% भागों में सिंचाई की गई है। वही सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्र देखेंगे तो वो मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम में सबसे कम सिंचाई हुआ है। ठीक है, लगभग 7.3% भागों में ही किया गया है। और इस क्षेत्रों में यहाँ देखेंगे तो कि भारत में किसी भी जगह पर किन किन चीज़ों से सिंचाई जो है ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा अगर सिंचाई जो होता है तो वो नलकूपों और कुओं से 57%, तो उसके बाद से नहरों से 32%, और लास्ट में बच गया जो तालाबों से वो 6% मात्र सिंचाई करता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत में तालाबों द्वारा कितने प्रतिशत ज़मीन पर सिंचाई की जाती है, कितने परसेंट भूमि पर सिंचाई की जाती है, तो 6% भूमि पर। ठीक है, अब इस साइड में आते हैं जो नदी घाटी परियोजना के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ना है, उसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली में देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। इसलिए कहते थे क्योंकि बहुत सारे इसका उद्देश्य की प्राप्ति होती थी इस योजनाओं से। ठीक है, जैसे कि पेयजल की आपूर्ति हो जाता है, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन और पर्यटन आदि बहुत सारे कार्य हैं। अब आएंगे दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसके बारे में समझेंगे लोग। इसको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत का सबसे पहला परियोजना है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। और सही मायने में अगर आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि दामोदर नदी जो था वो बंगाल की शोक नदी कहा जाता था। ठीक है, उस पर बांध बना के एक तो बाढ़ पर नियंत्रण ला लिया गया और बहुत सारी चीज़ें उससे वहाँ से उसके उद्देश्य की प्राप्ति की जाने लगी। इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत रखा जाता है। इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में इसको फायदा पहुंचता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जानना क्या है कि अमेरिका की एक टेनेसी घाटी परियोजना, उसी के आधार पर इस परियोजना को भी बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, एक मिनट, उसके बाद आगे आएंगे तो देखेंगे नीचे में तो ये अमेरिका का टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तहत ये भी बनाया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। नीचे आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि तिलैया जो बांध परियोजना है, ये तिलैया बांध जो बनाया गया है, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा हुआ है। तिलैया बांध किससे बना हुआ है, तो दामोदर की एक सहायक नदी जिस नदी का नाम है बराकर नदी, इस नदी पर एक बांध बनाया गया जिस बांध का नाम है तिलैया बांध। ठीक है, नीचे आएंगे तो भाखड़ा नंगल परियोजना के बारे में दिया है। भाखड़ा नंगल परियोजना के हिसाब से देखा जाएगा तो देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक, और ये भाखड़ा नंगल परियोजना विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना है। तो क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना कौन सी है, तो याद रखिएगा भाखड़ा नंगल है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसके पीछे में एक झील है, झील बना हुआ है जिसका नाम है गोविंद सागर। देखिए क्वेश्चन दो तरह का पूछता है, एक गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आगे पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है, और यहाँ पर जी है गोविंद सागर, दोनों नाम को याद रखिएगा। तो गोविंद सागर पूछेगा तो याद रखिए भाखड़ा नंगल का। भाखड़ा एक्चुअली में क्या होता है ना, बांध जब बनाया जाता है ना तो उसके कारण क्या होता है कि नदियों का कुछ जलाशय बगल में जमा हो जाता है जो एक झील का निर्माण कर देती है, जिसे कृत्रिम झील बोला जा सकता है ना, क्योंकि बांध के द्वारा बना है। ठीक है, तो जो भाखड़ा नंगल बांध बनाने के बाद जो झील बना उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश साइड में है।
उसके बाद आएंगे तो एशिया का दूसरा अगर बांध देखा जाएगा सबसे ऊंचा बांध में, तो वो ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा भैया? दूसरा ऊंचा बांध है, इसमें ऊंचा एकमात्र टिहरी बांध है जिसकी ऊंचाई 225.55 मीटर है। और इससे भी ऊंचा एकमात्र टिहरी बांध है, मतलब ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है 225.55 मीटर है, 225। और एक्चुअली में इसकी जो ऊंचाई जो दी गई है 226 मीटर में, ये 226 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन बिहार बोर्ड की किताब में आप सभी को मैं दिखाया तो उसमें 225 मीटर लिखा था। वो बिहार बोर्ड की किताब में जब पढ़ा रहा था तो उसमें यहाँ तक कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी दिया हुआ गया है कि भाखड़ा नंगल परियोजना की ऊंचाई कितनी है, तो 225 मीटर है, ठीक है। लेकिन गुरुत्व में पूछता है तो गुरुत्व में सबसे एक नंबर में आता है। दूसरा चीज़ क्या होगा कि ऐसे नॉर्मली पूछेगा सबसे ऊँचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, ठीक है। टिहरी बांध 261 मीटर है, ठीक है। तो टिहरी बांध जो है वो 261 मीटर ऊंचा है, इससे ऊंचा है, लेकिन गुरुत्व के मामला में वो आ जाएगा भाखड़ा नंगल परियोजना बांध हो जाएगा, ठीक है। अब इसके वही इन दोनों के पीछे में जो झील बना हुआ है वो गोविंद सागर झील है, ठीक है। इसके चाहे इसके पीछे हो या उसके पीछे हो गोविंद सागर झील, ठीक है। दोनों की याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश साइड में। अब नीचे आएंगे तो देखेंगे तो रिहंद परियोजना देखेंगे, रिहंद बांध परियोजना देखेंगे। तो रिहंद बांध परियोजना जो है ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी सीमा बॉर्डर लाइन पर ये रिहंद नदी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी के द्वारा रिहंद बांध परियोजना बनाया गया, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, रिहंद परियोजना जो है इससे फ़ायदा किसको होता है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को फ़ायदा होता है। दूसरा इसमें जानने वाली क्या चीज़ है कि यहीं पर जो बोर्ड बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर, क्योंकि गोविंद सागर और बल्लभ पंत सागर ये नाम जोड़ देता है तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है। सिर्फ गोविंद सागर रहेगा तो वो चला जाएगा आपका भाखड़ा नंगल परियोजना के पास में जो बना हुआ झील है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर आ जाएगा तो ये सागर चला जाएगा रिहंद नदी द्वारा बना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है रिहंद नदी और ये रिहंद बांध, ठीक है, रिहंद नदी और रिहंद बांध, ठीक है। तो चीज़ों को आप सभी याद रखिएगा। नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है कि इसे ये जो बांध है ना वो कंक्रीट बांध बनाया गया है, कंक्रीट बांध। तो पूछेगा निम्न में से कौन सा कंक्रीट बांध है, तो रिहंद नदी बांध जो है वो कंक्रीट बांध है, ठीक है। नीचे आएंगे तो इस साइड में देखेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण होता है। ये चीज़ तो बता ही दी आप लोगों को, उसमें इसमें ही दिख गया आप लोगों को। उसके बाद आएंगे तो अगला जो लिखा हुआ है हीराकुंड बांध। हीराकुंड जो बांध है ये किस पे बना हुआ है, तो महान नदी पे बना हुआ है। ऐसे भी क्या होता है, हीरा जो होता है महान होता है, क्या होता है, हीरा महान होता है, ठीक है। तो हीरा महान होता है, इस बात से याद रखिएगा। तो हीराकुंड जो बांध है वो कहाँ बना है, तो महानदी बना हुआ है, ठीक है। तो उड़ीसा में है, एक तो हीरा मिलेगा तब लेके उड़ जाइएगा लो, ठीक है। तो उड़ीसा का एक्चुअली में हीराकुंड ये महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता था। जैसे कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक है, जैसे कोसी नदी बिहार का शोक है, उसी तरह महानदी उड़ीसा का शोक नदी था एक्चुअली में। अब उतना नहीं रहा क्योंकि इसका बांध बनाने के बाद इसका उपाय हो गया, लेकिन हम लोग का कोसी नदी आज भी शोके है, ठीक है। तो महानदी जो है उड़ीसा का शोक नदी था, इस पर बांध बनाया गया। कौन सा, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध बनाएगा, हीराकुंड बांध बनाएगा। और ये जो बांध है सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई जो है लगभग 25.8 किलोमीटर लंबी है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, और जो भारत का भी सबसे लंबा हो जाएगा तो विश्व का लंबा हो ही जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है। और सबसे ऊंचा बांध ऐसे देखा जाएगा तो टिहरी बांध, ठीक है, बिना गुरुत्वीय के देखा जाए तो, ठीक है। अब यहाँ दिया है ब्यास परियोजना। ब्यास से जैसे सतलज, ब्यास, रावी नदी जो है उसमें से ब्यास परियोजना कह रहा है। तो ब्यास परियोजना को क्यों जानना जरूरी है, नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे इसे राजस्थान के नहर निकाली गई है जिसे इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। अमूमन हम सभी जानते हैं कि सतलज नदी द्वारा जो निकाला गया है वो जाता है राजस्थान में, लेकिन एक्चुअली में ब्यास नदी से जो निकली है नहर, वो नहर जाती है राजस्थान में, जिसको इंदिरा गांधी नहर भी आप नाम जानते होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा राजस्थान में जो जाने वाली जो नहर है जिन्हें राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है वो ब्यास नदी से निकलती है, ठीक है, मतलब ब्यास नदी से निकलती है। उसके बाद ये विश्व की सबसे लंबी जो है नहर है, विश्व की सबसे लंबी नहर है जो कि राजस्थान के गंगा नगर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे जगहों पे से गुजरती है, और काफ़ी जो शुष्क वाला एरिया था उससे उसको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। इस साइड में आएंगे तो गंडक परियोजना है। इसको इसलिए ज़्यादा जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी इस ज्योग्राफी के बुक में वो सारी चीज़ों को हम लोग को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अब गंडक परियोजना जो है एक तो नेपाल के सहयोग से बनाया गया, किसके सहयोग से भैया, नेपाल के सहयोग से, और यहाँ ये पश्चिमी चंपारण जिले में आपको देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर वाल्मीकि नगर बैराज है, ठीक है, वाल्मीकि नगर बैराज या भैंसा लोटल डैम, ये कुछ भी पूछ सकता है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, जो कि पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में है, ठीक है, जो कि यहाँ पर गंडक परियोजना। अब कोसी परियोजना देखेंगे तो कोसी नदी पर बनी हुई परियोजना कोसी नदी परियोजना, और ये बना हुआ है नेपाल में। नेपाल में एक जगह है उसका नाम हनुमान नगर। क्या नाम है, हनुमान नगर, मोहल्ला टाइप का मतलब एरिया, उसका नगर नाम है हनुमान नगर। वहाँ पर बना हुआ ये बांध परियोजना।
और उत्तर बिहार का किसे कहते हैं, कोशी नदी को शोक नदी कहा जाता है। और ये नदी जो होती है सप्त कोशिकी से निकलती है। गोसाई थाम जगह है, पहाड़ है गोसाई थाम, महान हिमालय का गोसाई थाम सप्त कोशिकी जगह। और वहाँ से निकलते हुए हनुमान नगर को पास करते हुए बिहार में एंटर करती है, कहाँ पे, सुपौल में। और सहरसा के कुर्सेला से कूद जाती है कहाँ पर, गंगा नदी में, ये कोसी नदी। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ देखेंगे तो ये कोसी नदी जो आई, इस पर बांध बनाकर दो तरफ नहर निकाल दी, एक तरफ पश्चिम और दूसरी पूरब साइड में। ठीक है, नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है कि ब्यास नदी पर पोंग नामक बांध बना। बस इतना याद रखिएगा, ब्यास नदी पर जो बांध बना उसका नाम क्या है, पोंग नामक बांध है। ठीक है, अब मुख्य नहर को इंदिरा नहर के नाम से जाना जाता है। जो भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र कहा जाता है, कमान क्षेत्र विकसित है। कमान क्षेत्र देखेंगे तो इंदिरा गांधी नहर जो है कमांड क्षेत्र इसी के पास है। तो सबसे बड़ा नहर कमांड क्षेत्र कौन सा है, तो इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र है। ठीक है, नीचे आएंगे तो चंबल परियोजना का जानेंगे। तो चंबल परियोजना बस जानना यही है कि जो चंबल परियोजना है ये तो इससे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को फायदा होता है। और ये एक यमुना की सहायक नदी चंबल, मैं बता चुका हूँ कि ये गंगा नदी जाती है और उसमें आके मिलती है यमुना नदी। और यमुना नदी में यहाँ से चंबल, सोन, बेतवा, ये सब तीन नदी आके मिलती है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको इस परियोजना में गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध इसी पे है, जवाहर सागर बांध इसी पे है, कोटा बैराज इसी पे है। तो गांधी सागर बांध, ठीक है, गांधी सागर बांध हो, राणा प्रताप सागर बांध हो, जवाहर सागर बांध हो और कोटा बैराज हो, ये सब जो है इसी परियोजना के अंतर्गत आती है। तो इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर, राजस्थान में राणा सागर बांध परियोजना, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज है। तो इसमें से जो गांधी सागर वो कहाँ भी है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में राणा प्रताप, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये तीन परियोजना जो राजस्थान में और एक जो है मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसीलिए इसको बताना ज़्यादा जरूरी है। अब आज ये नागार्जुन सागर परियोजना के जानते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना देखेंगे तो इसकी शिलान्यास जो है, इस परियोजना का शिलान्यास प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 दिसंबर 1955 में किया था। तो इस बात को याद रखिएगा कि नागार्जुन परियोजना जो है इसकी शिलान्यास या शुरुआत जो है किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री। बस प्रथम प्रधानमंत्री तो मालूम ही होगा, 10 दिसंबर 1955 में। ठीक है, आगे आते हैं इस साइड में आते हैं। तुंगभद्रा परियोजना का देखेंगे। तुंगभद्रा परियोजना क्या जानना है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो देखा जाएगा कौन सी होगा, तो तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों साइड में आपको इससे फायदा मिल जाएगा। और कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तो पूछेगा तुंगभद्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा। और इस पर बनाया गया परियोजना तुंगभद्रा परियोजना, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, अब ये मयूराक्षी परियोजना जो है इसको जानना क्यों जरूरी है, तो मयूराक्षी जो परियोजना एक तो एक झारखंड में बिजली उत्पन्न करता है और बंगाल, दोनों साइड में, झारखंड और बंगाल, पश्चिम बंगाल दोनों की से फायदा मिलता है। बंगाल वाला इसे सिंचाई कर लेता है और झारखंड में बिजली मिल जाती है। ठीक है, इस परियोजना से। और इस परियोजना को कनाडा बांध भी कहते हैं, इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कनाडा बांध निम्न से किस परियोजना कहते हैं, तो मयूराक्षी परियोजना को बोलते हैं। ठीक है, शरावती परियोजना देखेंगे तो ये कि कर्नाटक और भारत में सबसे ऊंचे जो जलप्रपात है उसका नाम जोग या गरसुप्पा, या नाम नहीं दिया है, जोग और गरसुप्पा याद रखिएगा, है ना, जोग या गरसुप्पा, है ना, गरसुप्पा, है ना, गरसुप्पा जो जलप्रपात है याद रखिए, जो कर्नाटक में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो गरसुप्पा जलप्रपात, और उसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। तो महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग जलप्रपात या गरसुप्पा जलप्रपात, कुछ भी बोले सब ये कर्नाटक में हो जाएगा और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि शरावती परियोजना जो है ये कर्नाटक के सबसे ऊंचे जो जोग प्रपात है या महात्मा गांधी जोग प्रपात है उसको बनाई गई है। ठीक है, अब कोयना परियोजना का छोड़ दीजिएगा, कोयना को कोयना छोड़ दीजिए, कृष्णा की सहायक नदी, बस इतना याद है कि कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। ठीक है, आगे आइएगा तो बलगिहार में देखिएगा, तो बलगिहार में इस बांध का निर्माण जो है पाकिस्तान जो है 1960 ईस्वी में जल विवाद का उल्लंघन मानता। मतलब बलगिहार जो परियोजना है पाकिस्तान कहता है कि जो 1960 में समझौता हुआ था सिंधु नदी के लेकर कि कितना परसेंट हम लोग को 20% सिंधु नदी का रखना था और 80% जो है छोड़ देना था, इसकी कहता है कि आप लोग उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो उल्लंघन कर रहे हैं ये पाकिस्तान कहता है। तो बलगिहार परियोजना जो है विवादित है, मान के याद रखिएगा आप लोग। आगे बहुत सारी परियोजनाएं जो विवादित है, जैसे चिनाव नदी पर एक परियोजना बनाई गई जिसका नाम है दुल्हस्ती। ठीक है, तो दुल्हन हस्ती जो है दुल्हा हस्ती या दुल्हन हस्ती जो भी हस्ती, ये किसको बनाया, चिनाव पर। ठीक है, तो चिनाव नदी पर बनाई गई परियोजना क्या नाम है, तो दुल्हस्ती परियोजना। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि दुल्हस्ती या दुल्हस्ती परियोजना जो है किस नदी बनाई गई, तो चिनाव नदी बनाई गई। ठीक है, आगे आएंगे तो किशन गंगा परियोजना देखेंगे, तो किशन गंगा परियोजना भी, इस पर भी विवाद चल रहा है, इस पर भी पाकिस्तान कहता है कि आप लोग उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो झेलम नदी परियोजना का देखेंगे, तो झेलम नदी परियोजना पर बनी हुई जो परियोजना उसका नाम है बुलर बैराज परियोजना। बुलर नदी आप जानते हैं, बुलर नदी जो सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है जो कि कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। तो बुलर नदी पर बुलर बैराज जो बना हुआ है वो किधर बना हुआ है, झेलम नदी बना हुआ है। ठीक है,
नीचे आएंगे तो देखेंगे तो ये है पोलावरम परियोजना। तो पोलावरम परियोजना क्यों जानना जरूरी है? तो पोलावरम परियोजना जो है ये इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना भी नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से इंदिरा सागर बांध परियोजना किसे कहते हैं? देखिए इंदिरा गांधी नहर जो है वो तो राजस्थान में है, जो कि ब्यास नदी से निकल के आई हुई है, दुनिया की सबसे लंबी नहर है। लेकिन इंदिरा सागर बांध परियोजना कहेगा तो वो पोलावरम योजना हो जाएगा। ठीक है, पोलावरम योजना। नीचे आएंगे तो पंचवेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना देखेंगे तो ये क्या है, क्यों जानना जरूरी है? तो पंचवेश्वर बांध विश्व के दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? पंचवेश्वर बांध परियोजना हो जाएगा। ठीक है, तो पंचवेश्वर बांध परियोजना पूरी दुनिया का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि परियोजनाओं से 63% जो है भारत रखता है, 37% नेपाल ले जाता है, यानी दोनों मिलकर ये परियोजना चलाई गई है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब इधर देखेंगे तो बुनाखा परियोजना है। बुनाखा परियोजना कहाँ की है? तो भैया भूटान की, बस इतना रखना, बुनाखा परियोजना भूटान की है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे कभी कभी पूछ देता है। तो बुनाखा परियोजना से निम्न में से कौन सा देश संबंधित है? एक बार बिहार दुर्गा में बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो बुनाखा जो परियोजना है वो किससे संबंधित है? भूटान से संबंधित है। ठीक है, अब रेणुका बांध परियोजना के जानेंगे। रेणुका बांध परियोजना में आएंगे तो ये रेणुका जो बांध परियोजना है एक्चुअली में इसको देखा जाएगा। तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर हिमाचल पावर पर रेणुका बांध बचाने के लिए लोगों ने 1986 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समक्ष गिरी बांध परियोजना के अन्वेषण का काम शुरू किया। ठीक है, तो रेणुका बांध परियोजना जो है पूछा जाएगा किसके शासनकाल में बनाया गया या किसके, उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे? तो राजीव गांधी थे। ठीक है, उसी समय गिरी बांध परियोजना भी चलाया गया था। नीचे आएंगे तो लिखा है किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना में देखेंगे तो कोई भी खास चीज़ आपको मिलेगा नहीं। आपको अगर लगेगा तो पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा टेलीग्राम पर, और वो पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, और बहुत जल्द ही मैं इसका 1 लाइनर लेके आने वाला हूँ, जिसमें पूरे एक लाइन को मैं खुद से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम से पहले तक लिख लिया तो आप सभी के लिए, टीआरई 3 वालों के लिए बहुत ज़्यादा उसका यूजफुल होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आप लोगों के लिए, है ना, फ़ायदेमंद होगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप उसको जब देखिएगा तो वरना उसको जितना ही मैं बता रहा हूँ इसमें जैसे जैसे जो मेन टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेन टॉपिक का वहाँ पर और शॉर्ट में नोट्स बना रहेगा और डिटेल चीज़ें समझ आ जाएगी। मतलब एक तरह से की पॉइंट जिसको बोला जाता है ना, वो की पॉइंट वहाँ लिखा रहेगा। और एमसीक्यू सीरीज़ तो शुरू हो जाएगा, हो सकता है नाइट से शुरू हो जाए एमसीक्यू सीरीज़ जो है जहाँ से मिल पाएगा, जिस तरह से मिल पाएगा, जिस भी बुक से होगा, है ना। आप भी अपना सजेशन दे सकते हैं कि इस वाले बुक से एमसीक्यू सीरीज चला दीजिए, ये इस वाले बुक से सेट चला दीजिए। सारे सेट का एमसीक्यू सीरीज बता देना है यहाँ पर। ऑल सेट जितना भी किताब होगा सब किताब में का जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ज्योग्राफी का बता देंगे। उसी तरह हिस्ट्री का मिलेगा, हिस्ट्री का बता देंगे। अदर सब्जेक्ट मिलेगा, अदर सब्जेक्ट मिलेगा। और 40 नंबर का जो जीएस है सब का करके हम लोग करते रहा जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू को जो सीरीज चलाया जाएगा सबका सब आपको दिख जाएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे तो अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई ये परियोजना है। तो केन बेतवा परियोजना जो है बस इतना याद रखना है। केन बेतवा पूछेगा अमृत क्रांति के नाम से कौन सी परियोजना शुरू की गई, तो केन बेतवा परियोजना है। ठीक है, नीचे आ जी, यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केन बेतवा परियोजना जो है, केन बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एक्चुअली में जो यमुना नदी है उसी में आके मिलता है केन और बेतवा। तो मध्य प्रदेश होकर गुजरती है तो मध्य प्रदेश में इसका लाभ उठा लेता है, और उत्तर प्रदेश में आके मिलती है तो उत्तर प्रदेश, दोनों इसका लाभ उठा लेते हैं। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा हुआ था। तो सबसे पहले कि सरदार सरोवर परियोजना जो है 1961 ईस्वी में 5 अप्रैल 1961 में शुरू किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उनके समय शुरू किया गया था। और ये वाला जो क्वेश्चन है बीपीएससी में आप सभी का आया हुआ है, आप सभी जानते हैं बीपीएससी में पूछा था सरदार सरोवर परियोजना से जो है कौन कौन इससे फायदा उठाता है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ऑप्शन में दिया था एक जगह आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जहाँ जहाँ दिया था उसको छोड़ के ये वाला ऑप्शन सही था, क्योंकि आंध्र प्रदेश तो बहुत नीचे चला जाएगा। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ना एक्चुअली में सरदार जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर बनाई गई ये परियोजना है। तो नर्मदा नदी आप देखेंगे तो नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकली, ऐसे निकली हुई। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकली है। तो जब ये निकलती है तो इसके एरिया में नर्मदा नदी जहाँ तक विस्तार है तो उसके एरिया में ये मध्य प्रदेश पड़ जाता है, उसके बाद नीचे आता है महाराष्ट्र पड़ जाता है, और इस साइड में गुजरात पड़ता है, और थोड़ा सा राजस्थान का ये हिस्सा आ जाता है थोड़ा सा। तो ये नदी परियोजना जो है इन सभी इसका फायदा उठाते हैं या सभी इसका लाभ लेते हैं। ठीक है, सरदार सरोवर बांध भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्वेश्चन मैं जब मिला रहा हूँ ना तो हमें अंदाजा लग रहा है क्या क्वेश्चन वही पूछ रहा है जो यूनिक टाइप का है, जो थोड़ा सा अलग है। जैसे नहीं लगता है कि लग जाता है देखिए क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन पूछेगा और वही पूछ दे रहा है। बशर्ते यही है कि वो हमें डाटा मालूम नहीं था आप लोगों को कि कहाँ से पूछ रहा है, किस किताबों से पूछ रहा है, या किसी एक बुक से, जो एक ही बुक से जहाँ से आ जाए, ये चीज़ें नहीं पता थी। अब आप लोगों को पता चल गई है। उम्मीद लग रहा है कि
आने वाले एग्जाम में आप अच्छे मार्क से नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो कह रहा है कि ये सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक था सरदार सरोवर परियोजना, और यही इसी वजह से था कि एग्जाम में क्वेश्चन आया। अब इसका फायदा ज़्यादा कौन कौन उठाता, अगर ये भी क्वेश्चन चाहता तो पूछ देता। मध्य प्रदेश 86%, महाराष्ट्र 12% और गुजरात 2% और थोड़ी बहुत राजस्थान उसको मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखेंगे तो ये जो विवाद है नर्मदा जिले में केवंडिया में, नहीं ये जो है 17 सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री गुजरात के राज्य में नर्मदा जिले में केवंडिया नामक एक नर्मदा नदी पर बनाया सरदार सरोवर बांध राष्ट्रीय समर्पित, उसी चीज़ को बता रहे हैं कि कब उसको चालू किया गया। टिहरी बांध परियोजना देखेंगे तो टिहरी जो है ये उत्तराखंड के टिहरी नामक स्थान से भागीरथी और भिलांकना नदी जो है, याद रखिएगा भागीरथी और भिलांकना नदी दोनों के संगम स्थल पर बनाया गया विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध। देखिए चट्टान आपूरित में आ जाएगा टिहरी बांध परियोजना, और गुरुत्वीय बांध में जाएगा भाखड़ा नंगल। ठीक है, तो चट्टान आपूरित में हो जाएगा कौन सी, टिहरी बांध परियोजना। सिर्फ क्वेश्चन यही पूछ दे कि निम्न में से कौन सा चट्टान आपूरित बांध परियोजना है, तो टिहरी बांध परियोजना है जो विश्व की सबसे ऊंचा है। किस मामले में, तो चट्टान आपूरित बोलेंगे तो, और गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय बांध के मामले में देखेंगे तो वो हो जाएगा भाखड़ा नंगल। ठीक है, अब यहाँ ये विवाद क्या भैया, तो ये कि एक भूकंप जोन 5 में, और जोन 5 का मतलब होता है कि 8 रिएक्टर स्केल से ज़्यादा यहाँ पर भूकंप आने की संभावना रहती है। ठीक है, और रिएक्टर स्केल क्या होता है, भूकंप नापने वाला यंत्र है जिस स्केल पर भूकंप को दर्शाया जाता है कि कितना, और जिस ग्राफ देखा जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ये चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, 8 क्लास के साथ ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो उसमें दिया हुआ था। ठीक है, तो रिएक्टर स्केल पर अगर 7 से अगर ज़्यादा होता है तो उसको माना जाता है कि भूकंप विनाशकारी है, खतरनाक है। यहाँ तो जोन 5 में 8 से ज़्यादा होता है। ठीक है, और भारतीय भूकंप को 8 जोनों में 5 जोनों में बांटा गया, याद रखिएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा इस साइड में देखेंगे तो देवसारी बांध परियोजना है। देवसारी बांध परियोजना जो उत्तराखंड के पिंडार घाटी में। ठीक है, देवसारी परियोजना जो कहाँ है, उत्तराखंड के पिंडार घाटी में। देखिए इतना ज़्यादा परियोजना दिया है, उन सभी चीज़ों को तो याद कर पाना संभव तो नहीं है ना। हालांकि एक बार रीडिंग जरूर डाल लीजिएगा अगर आपके पास समय होगा तो। उसमें स्मार्ट वे में देखना ये है कि क्या इंपॉर्टेंट है, जो यूनिक चीज़ है उसी को दे रहा है। ठीक है, अब कृष्णा नदी जल विवाद है, इसका आगे दिया हुआ है कृष्णा नदी जल विवाद के बारे में। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बस ये जानना है कि एक बार ये बिहार पुलिस, ये बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अलमाटी बांध जो है ये किस पे बनाई गई, तो अलमाटी बांध जो है किस पे बनाई गई, तो कृष्णा नदी पर। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बिहार में फेमस क्वेश्चन है ये। तो अलमाटी बांध जो है, अलमाटी देखिए अलमाइटी ऐसे भी बोला है, तो अलमाइटी मतलब होता है सर्वशक्तिमान, और कृष्णा जो है भगवान जो थे ऐसे भी सर्वशक्तिमान थे। तो याद रखिएगा अलमाइटी बांध किस पे हो जाएगा, कृष्णा नदी पे बन जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि मुल्ला पेरियार बांध केरल में है। देखिए पेरियार जो है ना, ये केरल में, एक्चुअली में जो पेरियार है वो केरल में। ठीक है, तो मुल्ला पेरियार बांध कहाँ हो जाएगा, केरल में, जबकि इसका जल का उपयोग तमिलनाडु करता है। इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि मुल्ला पेरियार बांध है केरल में। तो क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से कौन सा केरल का बांध है जिसका उपयोग तमिलनाडु करता है, तो कौन सा है, मुल्ला पेरियार। ठीक है, उसका फरक्का बैराज परियोजना देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में बने जो फरक्का बांध निर्माण है। तो फरक्का बांध जो है वो कहाँ भैया बना है, तो पश्चिम बंगाल में। एक्चुअली में गंगा नदी ऐसे गया और पश्चिम बंगाल में एंटर किया, उसके बाद बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। जब ये बांग्लादेश में इंटर करता है ना, तो वो जो डाउन हुआ एरिया उसको बोलते हैं लोग मालदा दरार या फरक्का बैराज। ठीक है, फरक्का वहीं पर बांध बना हुआ तो उसको फरक्का बांध कहा गया। ठीक है, गंगा नदी बना हुआ है, वहीं से फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी खोला गया। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस साइड वाले जो चीज़ें दी गई इसको थोड़ा ज़्यादा जरूरी है जानना। यहाँ आएंगे तो कावेरी जल विवाद निपटारा, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था TRE 3 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, TRE 3 में। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये कावेरी जल विवाद क्या है भैया। तो एक पहली बात कि इस तमिलनाडु में एक चावल किस्म को उगाई जाती है, एक किस्म के चावल जिसका नाम है सांबा। तो पूछेगा सांबा क्या है, तो भैया एक चावल का किस्म है जो तमिलनाडु में उगाया जाता है। लेकिन कब उगाया जाता है, याद रखिएगा जाड़े में सांबा, और वही गर्मी में देखेंगे तो कौन सी, कुरुवई किस्म के चावल। तो कुरुवई गर्मी में, तो गर्मी से करिया हो जाएगा तो कुरुवई याद रखिएगा, और जाड़ा में क्या हो जाएगा, सांबा हो जाएगा। ठीक है, सांबा चावल दोनों तमिलनाडु के चावल है। नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो ये जो जल विवाद हुआ था, कावेरी जल विवाद है ना, इसमें क्या किया गया, फैसला लिया गया तमिलनाडु जो है 419 TMC और कर्नाटक जो है 270, केरल मतलब सबसे कम पांडिचेरी और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु को जल मिलेगा। ठीक है, नीचे साइड में आएंगे
तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी का याद रखना इसलिए क्योंकि कोसी नदी जो है नेपाल में, नेपाल से निकलती है और यहाँ पर जो बैराज बना है कोसी नदी बैराज, ये 1954 के समझौते और 1966 में फिर संशोधित किया गया था। तो पूछेगा कि कोसी नदी बांध परियोजना जो है कब किस समझौते के तहत बनाया गया था, तो 1954 के समझौते के तहत बनाया गया था। वही गंडक नदी परियोजना जो है वो भी नेपाल से आता है और इसमें भी गंडक बैराज जो बना हुआ है ये भी 1959 के समझौते के तहत बनाया गया। तो 1959 के, हालांकि पता नहीं आपको दिख रहा हो कि नहीं, 1959 में गंडक परियोजना बना, ठीक है। गंडक 1959 के समझौते के बाद गंडक परियोजना और 1954 के बाद ये बना कोसी परियोजना, ठीक है। बाद में 1954 वाला को 1966 में संशोधित भी किया गया, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है बाण सागर नियंत्रण बोर्ड। ये नियंत्रण बोर्ड है जल संसाधन संगठन या संसाधनों का वितरण, तो जल संसाधन नियंत्रण बोर्ड है। इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ दिखेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ कि बाण सागर नियंत्रण बोर्ड है, ये बोर्ड जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाती है। और ये सोन नदी में क्या भैया, तो सोन नदी पर बनाया गया ये बांध सागर नियंत्रण बोर्ड है। 1976 में इसकी स्थापना हुई रीवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। स्थान कहाँ है, रीवा में मध्य प्रदेश में। तब बाण सागर नियंत्रण बोर्ड तो रीवा में 1976 में। और गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा या गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो हो जाएगा वो कहाँ, तो 1972 ईस्वी में पटना में इसकी स्थापना की गई। तो गंगा पूछे कि सीधे यहाँ देखिए ऐसे, अगर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में। कहाँ है, तो पटना बिहार में है, ठीक है। आगे जानने की कोशिश करते हैं और सारी चीज़ें को। नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर बेतवा नदी बोर्ड जो है ना, यहाँ देखेंगे बेतवा नदी बोर्ड को राजघाट में इसका नाम बदलकर क्या नाम रख दिया, लक्ष्मीबाई सागर रखा गया। तो राजघाट बांध पहले था बेतवा, उसके पास में है ना, बेतवा नदी घाटी परियोजना का, यानी बेतवा नदी बोर्ड जो था उस पर जो बांध बनी हुई थी उसका नाम था राजघाट बांध। उसका नाम बदल के रानी लक्ष्मीबाई सागर रख दिएगा, ठीक है। अब राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी दिल्ली में 1980 में इसकी स्थापना हो रही है। अब नीचे आते हैं तो देखते हैं नदी बेसिन कार्यक्रम देखेंगे, नदी बेसिन का विकास से कार्यक्रम देखेंगे क्या क्या नदी बेसिन का कार्य हुआ, ठीक है। इस साइड में आएंगे, इस साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा ना, ये जो कार्य है ये क्या है, पर्यावरण मित्र तकनीक के, मतलब कुछ पूछेगा क्वेश्चन, नदी बेसिन जो कार्यक्रम है वो पर्यावरण मित्रता के तकनीक है, मतलब कि पर्यावरण के लिए एक तरह से फायदेमंद है, ठीक है। यहाँ लिखा है राष्ट्रीय जल ग्रिड। राष्ट्रीय जल ग्रिड की कल्पना सबसे पहले कोई समाजवादी चिंतक जो थे वो राम मनोहर लोहिया थे। तो पूछेगा राष्ट्रीय जल ग्रिड के जो चिंतक थे तो कौन थे, तो राम मनोहर लोहिया, ठीक है। राम मनोहर लोहिया जो थे वो राष्ट्रीय जल ग्रिड के क्या थे, भैया चिंतक थे। उसके बाद 1972 ईस्वी में KL राव ने इस दिशा में गंगा कावेरी लिंक जो नहर की संकल्पना की। और उनके साथ साथ 2002 ईस्वी में क्या हुआ, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भी राष्ट्रीय जल ग्रिड के मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके सराहना करते थे या उसमें ज़्यादा अग्रसर रहते थे, ठीक है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद का कि जैसे बाढ़ से नियंत्रण लाना, ये सब चीज़ें पे जल संरक्षण से लेकर संबंधित और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भी ये मतलब इस कार्यों में उससे काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित रहते थे अब्दुल कलाम आज़ाद। और उसके साथ साथ जो सबसे जल ग्रिड की शुरुआत करने वाले जो थे या जिनकी संकल्पना थी वो प्रसिद्ध समाजवादी कौन थे, तो राम मनोहर लोहिया थे। और इस दिशा में सबसे पहले जो कार्य किए तो वो थे KL राव, ठीक है। इस साइड में आएंगे तो ये पूरा मैप दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय जल परियोजना का, ठीक है। नीचे आएंगे तो लिखिएगा, आप लोग को मिलेगा यहाँ पर कि लंबे राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वो कौन सा है। देखिए केंद्र सरकार द्वारा 2016 में 145 किलोमीटर लंबा, तो 145 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय यानी कि लंबे जल मार्ग था, कौन था, हल्दिया से फरक्का तक भारत के प्रथम नदी सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया। तो सबसे ज़्यादा लंबे जो जल मार्ग है जो 145 किलोमीटर लंबा जो है हल्दिया से लेकर फरक्का तक, यहाँ पर प्रथम नदी सूचना प्रणाली का स्थापना किया गया, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि आज़ादपट्टम जल विद्युत परियोजना। तो ये आज़ादपट्टम जल विद्युत परियोजना इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जो पाकिस्तान जो छिक के रखा हुआ POK को, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप सभी जानते होंगे ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कई बार मैं बता चुका हूँ इसको, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखा जाएगा तो ये पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है हम लोग का भारत का जो हिस्सा था एक्चुअली में, है ना, उसको कौन कब्जा कर लिया, तो उसको कब्जा कर लिया, है ना, ये पाकिस्तान कब्जा कर लिया, ठीक है ना।
ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो हिस्सा, इस हिस्सा को पाकिस्तान कर गया, खा गया। इसको बोलते हैं लोग POK। क्या बोलते हैं भैया? POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, इसकी राजधानी जो है मतलब अब इसको आज़ाद कश्मीर भी बोला जाता है और इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। इस साइड में क्या किया? चाइना भी खा गया। चाइना भी बोला कि हम वो लेंगे। इसको बोला जाता है अक्साई चीन। बीच में है सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध स्थल है, ठंडा युद्ध स्थल। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पर बीच में ये है अक्साई चीन, याद रखिएगा। ठीक है, और जो ये क्षेत्र बच गया, यहाँ पर इसको कर दिया गया लद्दाख, और नीचे वाले क्षेत्र को कर दिया गया है, इसको कर दिया गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र को कहा गया हिमाचल प्रदेश, और नीचे में आ जाता है, इस साइड में आके जाता है, उसको बोला जाता है उत्तराखंड। ठीक है, तो पूरे भारत का मैप अगर आप ये पढ़ते होंगे तो बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो जो आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है, ये पंजाब, ये क्या है? पाकिस्तान के जो कब्जे वाला क्षेत्र है उस पर बना हुआ है। ठीक है, नीचे में लिखा हुआ नदी परियोजना। नदी परियोजना 1982 ईस्वी में, बस इतना जानना है इसमें नदी परियोजना में कि 1982 में राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। तो क्वेश्चन पूछते हैं राष्ट्रीय जल विकास से प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 1982 में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्चुअली में। यहाँ देखेंगे नमामि गंगे की शुरुआत जो है 2017 में शुरू किया गया था। 19 दिसंबर नमामि गंगे कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा। तो कब शुरू किया गया था? 2017 में। ठीक है, अब अगला चैप्टर आ गया कृषि। तो ये 10वां चैप्टर हो गया आप लोग कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आधे घंटे में एक वीडियो जो है कंप्लीट हो गया, और बहुत जल्द इसका MCQ सीरीज आएगा। और इसी तरह मैं डेली जो है कोशिश करूँगा 4-5 चैप्टर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ, ताकि जल्द से जल्द इसका क्लास कंप्लीट हो जाए। और अब साथ साथ में इसका MCQ सीरीज भी चलाया जाएगा। डेली नाइट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे दिन भर में इसको थ्योरी क्लास आप लोग चलाऊँ, और नाइट में MCQ सीरीज चलाया जाए। MCQ सीरीज को डाला जाए लगातार 5-6 MCQ सीरीज, जैसे बिहार का भी, और ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी, करंट का भी, हर एक सब्जेक्ट का कम से कम पर डे जो है 50-50 MCQ सीरीज लाया जाए। तो हर एक सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा तो पर डे कम से कम हमको लग रहा है कि 250-300 हो जाएगा, है ना। 50 से ज़्यादा कभी मिलेगा। बिहार का अलग रहेगा, बिहार के हिस्ट्री का अलग रहेगा, बिहार का ज्योग्राफी का अलग MCQ सीरीज रहेगा। उसके बाद से आप लोग का ज्योग्राफी का अलग रहेगा, हिस्ट्री का अलग रहेगा। ठीक है, तो सबका MCQ सीरीज लेके चला आऊँगा, और उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। करंट अफेयर का भी लेके आऊँगा। तो 1 महीने के अंदर में इतना ज़्यादा MCQ सीरीज लगा लेना है। और उसके अलावा सेट एक लगाया जाएगा। जैसे ये थ्योरी क्लास खत्म होगा तो दिन में क्या किया जाएगा, दिन में आप लोग के लिए मैं सेट लेके आऊँगा, पूरा लॉन्ग सेट, जिसमें 40 नंबर ज्योग्राफी, 40 नंबर हिस्ट्री, 40 नंबर जो GS वाला है या अदर सब्जेक्ट है, सबका सेट लेके आया जाएगा। दिन में पर डे 2 को सेट कोशिश किया जाएगा लगाने के लिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, और आने वाले समय में इतना ज़्यादा क्वेश्चन बना लिए रहिएगा कि काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।